हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इस नावल को लिखा है ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट विलियम गोल्डिंग ने। विलियम गोल्डिंग ने इस नावल को 1954 में पब्लिश किया। ये एक एलेगोरिकल नावल है। एलेगोरी ऐसे वर्क या स्टोरी को कहते हैं जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग होता है। वो हिडन मीनिंग मॉरल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है और पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो एलेगोरिकल वर्क के अंदर हिडन मीनिंग होता है और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी एक एलेगोरिकल वर्क है जिसके अंदर ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया गया है। ये कहानी कुछ ब्रिटिश स्कूल बॉयज़ की है, ब्रिटिश बच्चों की है जो कि एक जजीरे पर भटक जाते हैं और वहाँ पर वो तहजीब याफ्ता मासूम बच्चों से किस तरह से खूनख्वार दरिंदे और वहशी बन जाते हैं, ये सफ़र देखते हैं हम इस नावल के अंदर। तो पहले हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। जंग के दौरान एक प्लेन कुछ ब्रिटिश स्कूल बॉयज़ को ब्रिटिश लड़कों को लेकर जा रहा होता है कि अचानक वो एक जजीरे पर आकर गिर जाता है और वो बच्चे, वो लड़के उस जजीरे पर भटक जाते हैं। वो वहाँ पर अकेले होते हैं, उनके साथ कोई बड़ा भी नहीं होता, तो उन्हें वहाँ पर अकेले सरवाइव करना होता है। उन्हें वहाँ पर अकेले ज़िंदगी गुजारनी होती है। उन बच्चों में से दो लड़के जिनका नाम है रॉल्फ एंड पिगी, उन्हें उस जजीरे पर एक कॉन्च शेल मिलता है। तो वो सोचते हैं कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे सब लड़कों को बुलाने के लिए। वो यही करते हैं, वो उस कॉन्च शेल का इस्तेमाल करते हैं और सब लड़कों को वहाँ पर बुला लेते हैं। रॉल्फ एक सेंसिबल लड़का है। जब सब लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो रॉल्फ को अपना लीडर चूज कर लेते हैं, जिसके बाद रॉल्फ सबसे बात करते हुए कहता है कि हमने सोचना होगा कि यहाँ पर रहना कैसे है और किस तरह से रेस्क्यू होने के लिए इंतज़ामात करने हैं। वो सब लड़कों से मुखातिब होता है और उसके बाद एक लड़का जिसका नाम जैक है, वो उसे सब लड़कों के लिए खुराक का इंतज़ाम करने पर लगा देता है। वो जैक को हंटिंग की जिम्मेदारी दे देता है। अब सब लड़के अपने अपने काम समझ लेते हैं। उसके बाद रॉल्फ, जैक और एक और लड़का जिसका नाम साइमन है, वो पूरे आइलैंड को यानी कि जजीरे को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह से उन्हें आग जलानी होगी ताकि कोई भी करीबी शिप यानी कि जहाज़ उन्हें रेस्क्यू कर सके। अब सब लोग इकट्ठा होकर लकड़ी इकट्ठी करते हैं और आग जला लेते हैं। वो पिगी के आई ग्लासेस को यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, लेकिन उन लड़कों से वो आग काबू नहीं हो पाती और आग पूरे जंगल में फैल जाती है, जिसके अंदर आकर एक छोटा बच्चा भी झुलस कर मर जाता है। पहले पहले तो सब लड़के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें आज़ादी मिली होती है, तो वो उस आज़ादी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो इस जजीरे पर भटक चुके हैं और उन्हें वापस भी जाना है। लेकिन रॉल्फ को इस चीज़ का एहसास होता है और वो सोचता है कि उन्हें आग को कायम रखना पड़ेगा और यहाँ पर रहने के लिए कुछ झोंपड़ियाँ भी बनानी पड़ेंगी। अब दूसरी तरफ जैक है जिसकी जिम्मेदारी है हंटिंग करना, शिकार करना। वो शिकार में लग जाता है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग पड़ता है। वो एक बहुत बड़ा शिकारी बन जाता है। उसका काम होता है हर वक्त शिकार करना। अब एक दिन उस जजीरे के पास से एक जहाज़ गुजर रहा होता है, समंदरी जहाज़, लेकिन उसे उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता चलता क्योंकि उन्होंने रेस्क्यू के लिए जो आग जलानी थी वो तो बुझ चुकी थी। राल्फ और पिगी इस चीज़ को नोटिस करते हैं और वो सब बच्चों के पास जाते हैं कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं। वो देखते हैं कि जैक अपनी हंटिंग में मसरूफ़ है और वो जंगलियों की तरह नाच गाना कर रहा है। मतलब वो जो शिकार करता है उसके बाद जंगलियों की तरह नाच गाने में मसरूफ़ होता है। पिगी उससे इस चीज़ के लिए बुरा भला कहता है, जिस पर जैक उसे बहुत ज़्यादा मारता है। अब रॉल्फ सब बच्चों को वहाँ पर बुला लेता है उस कॉन्च शेल का इस्तेमाल करते हुए और उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर रहते हुए ऑर्डर को फॉलो करना होगा।
हमें आग जलानी होगी, हमें झोपड़ियाँ बनानी होंगी और ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अब उस मीटिंग के दौरान वहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें लिटलन्स कहा जाता है, वो राल्फ को बताते हैं कि उन्हें रात को यहाँ पर सोते हुए डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर है, कोई जंगली बीस्ट है जो कि उन्हें डराता है। जिस पर बड़े बच्चे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर होता तो वो दिन में कहाँ पर जाता है। जिस पर बच्चे उसे कहते हैं कि वो समंदर में छुप जाता है और सिर्फ रात में निकलता है। ये सुनकर बड़े बच्चे भी एकदम से डर जाते हैं, वो भी खौफजदा हो जाते हैं और उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब कुछ वक्त के बाद आसमान में कुछ मिलिट्री प्लेन्स यानी कि फौजी जहाज जंग में मसरूफ होते हैं और उसी दौरान एक पैराशूटिस्ट यानी एक आदमी जिसने पैराशूट पहना होता है, वो जंगल में गिरकर मर जाता है। सैम और एरिक दो ट्विन्स हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है आग जलाना, लेकिन वो आग जलाए छोड़कर ही सो जाते हैं। लेकिन जब बीच सोए उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं उस पैराशूटिस्ट को, यानी कि वो उस पैराशूट को देखते हैं और फौरन से जाकर डर में सबको उठा देते हैं और कहते हैं कि वो बीस्ट, वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ गया है उन्हें मारने के लिए। यानी कि सैम और एरिक भी डर जाते हैं उस पैराशूट को देखकर और वो सोचते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उन्हें मारने के लिए आ चुका है। अब सब लड़के तैयारी शुरू कर देते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस मॉन्स्टर पर हमला करना है। उसी दौरान राल्फ थोड़ी सी दूरी पर पहाड़ पे जाकर देखता है कि वो पैराशूटिस्ट दूर से एक गोरिल्ला की तरह, एक बंदर की तरह लग रहा है। तो वो ये चीज़ आकर लड़कों को भी बताता है, लेकिन इसे सुनकर जैक को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि राल्फ एक पागल इंसान है, इसलिए इसको लीडर की पोस्ट से हटा देना चाहिए और जैक को लीडर बना देना चाहिए। लेकिन लड़के इस बात से इत्तेफाक नहीं करते और वो राल्फ को ही अपना लीडर मानते हैं। उसके बाद जैक अपने कुछ शिकारियों के साथ मिलकर वहां से चला जाता है और पीछे कुछ लड़के राल्फ के साथ रह जाते हैं, जिन्हें राल्फ कहता है कि हमें आग जलानी चाहिए, तभी हम रेस्क्यू हो सकेंगे और अब हमें आग पहाड़ पर नहीं बल्कि बीच पर जाकर जलानी चाहिए, जिसे लड़के समझते हैं और आग जलाते हैं। लेकिन फिर से वो लड़के अपने खेल कूद में मसरूफ हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो राल्फ को छोड़कर जैक के साथ जाकर मिल जाते हैं, जिस पर जैक खुद को उन सब का लीडर मान लेता है और एक शिकार करता है और अपनी इस नई पोस्ट का जश्न मनाने के लिए उस पर रक्स करता है। यानी सब लड़के उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, वो शिकार करता है और अपने लीडर बनने पर रक्स करता है, खुशी महसूस करता है। वो एक पिग का शिकार करते हैं और उसका जो सर है वो एक सीख पर चढ़ा देते हैं कि ये उस मॉन्स्टर के लिए हमने चढ़ाया है। अब वक्त गुजर जाता है और उस पिग के हेड यानी सर के इर्द गिर्द फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। उसी दौरान साइमन की नज़र अचानक से उस सर पर पड़ती है और वो हेलोसिनेशन के आलम में चला जाता है। उसी दौरान उसे लगता है कि ये पिग हेड उसके साथ बातें कर रहा है। वो उसे कह रहा है कि ये जो मॉन्स्टर है, जो बीस्ट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये तो तुम लोगों के अंदर पाया जाता है। साइमन ये सुनकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो लड़कों की तरफ भागता है ताकि वो उन्हें बता सके कि बीस्ट तो इनर है, यानी कि बीस्ट की कोई आउटर एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तो हमारे अंदर पाया जाता है। जब वो उन लड़कों की तरफ भागता है और अंधेरे में उन लड़कों को लगता है, यानी कि जैक और उसके साथियों को, कि ये मॉन्स्टर और बीस्ट हो सकता है, तो वो अचानक से साइमन को मार देते हैं। जब सुबह होती है तो राल्फ और पिगी को एहसास होता है कि ये काम बहुत गलत हो गया और वो जैक को भी इस बारे में कहते हैं, लेकिन जैक अपने कुछ शिकारियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। वो पिगी की आई ग्लासेस छीनकर उसके ऊपर एक पत्थर से वार करते हैं और उसे मार देते हैं। उसके बाद जैक अपने कुछ साथियों को ऑर्डर देता है कि वो राल्फ को पकड़ें और उसे भी मार दें, लेकिन राल्फ वहां से भाग जाता है। राल्फ वहां से भागकर जंगल की तरफ चला जाता है और तभी रात हो जाती है। लेकिन अगली सुबह जैक और उसके कुछ शिकारी दोस्त मिलकर राल्फ को ढूंढने के लिए निकलते हैं।
اور وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ جنگل کو آگ لگا دی جائے۔ اسی طرح سے ہی رالف اس جنگل سے نکلے گا اور بیچ کی طرف بھاگے گا اور وہاں پر جا کر وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ اب یہی ہوتا ہے، رالف جنگل میں ہوتا ہے اور وہ لوگ جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں، جس پر رالف بھاگ کر بیچ کی طرف جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر سے انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ بیچ پر جا کر گر جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایک برٹش نیوی آفیسر آ جاتا ہے جو کہ رالف کو ریسکیو کر لیتا ہے۔ رالف جب اس نیوی آفیسر کو دیکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اب سیف ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ نیوی آفیسر جب ان بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کس حالت میں اس جزیرے پر سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے وحشی بن چکے ہوتے ہیں، کوئی بھی بڑا ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، اور کس طرح سے وہ شکار کر کے اور کس طرح سے ایک دوسرے کو مار کر وہ وہاں پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ناول اینڈ ہو جاتا ہے، لارڈ آف دا فلائز۔ سمری ہم نے پڑھ لی، اب اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ انالیسس میں سب سے پہلے اس کا ٹائٹل ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے لارڈ آف دا فلائز۔ اس ٹائٹل کے دو میننگ ہیں، ایک ہے لٹرل میننگ اور دوسرا ہے سمبولک میننگ۔ لٹرل میننگ کیا ہے لارڈ آف دا فلائز کا؟ اس کا لٹرل میننگ یہ ہے کہ لارڈ آف دا فلائز ایکچوئل میں وہ پگ کا ہیڈ ہے جس کے سر کے ارد گرد بہت ساری مکھیاں اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیک کے ٹرائب نے اس پگ ہیڈ کو اس سیخ پر چڑھایا ہوتا ہے، جب وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ارد گرد مکھیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اسے لارڈ آف دا فلائز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کا سمبولک میننگ کیا ہے؟ وہ پگ ہیڈ ایکچوئل میں ایول اور سیویجری کو سمبلائز کر رہا ہے۔ جیک ایکچوئل میں اس کی بلی کیوں چڑھاتا ہے؟ کیونکہ وہ لیڈر بن چکا ہوتا ہے، وہ اس چیز پر جشن منا رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اسے سیخ پر چڑھا دیتا ہے، وہ وحشی بن چکا ہوتا ہے۔ اور جب سائمن کے ساتھ وہ پگ ہیڈ بولتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ جو ایول ہے، یہ بیسٹ ہے، وہ انر ہے، آؤٹر نہیں ہے، اس کی آؤٹر ایگزسٹنس بالکل بھی نہیں ہے، اور یہی ہیومن نیچر ہے۔ جب وہ آرڈر کو ختم کرتے ہیں تو اسی طرح سے وحشی بن جاتے ہیں۔ تو اس ٹائٹل کے دو میننگ ہیں، لٹرل اینڈ سمبولک۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں مین تھیمز کو۔ اس ناول کے اندر سب سے فرسٹ تھیم ہے سیویلائزیشن ورسز سیویجری۔ ہم اس ناول کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ بچے بہت تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، وہ آرڈر کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے وہ رالف کو اپنا لیڈر چوز کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ وحشی بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ جیک، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اتنا وحشی بن جاتا ہے کہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ رالف آرڈر کو پسند کرتا ہے، وہ ایک سیویلائزڈ بچہ ہے، جبکہ جیک سیویجری کو فالو کرتا ہے، وہ وحشی بن جاتا ہے اور اپنے ہی دوستوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ مین تھیم ہے اس ناول کے اندر۔ سیکنڈ تھیم ہے لاس آف انوسینس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے شروع میں انوسینٹ ہوتے ہیں وہ بعد میں وحشی بن جاتے ہیں، وہ وحشی اتنے زیادہ بن جاتے ہیں کہ انہیں یہی محسوس نہیں ہوتا کہ انہیں آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ وہ اسکول بوائز ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنی انوسینس کھو دیتے ہیں، جس کے ذریعے گولڈنگ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہیومن نیچر ہے۔ انسان کو جب آزادی مل جاتی ہے تو وہ وحشی بن جاتا ہے، اور اس وحشت کے عالم میں وہ بہت برا درندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہم اس ناول کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے انیٹ ہیومن ایول۔ لارڈ آف دا فلائز کے اندر جب وہ پگ ہیڈ سائمن کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ اسے یہی چیز بتاتا ہے کہ بیسٹ انر ہے، تم لوگوں کے اندر بیسٹ ہے، باہر نہیں، اس کی کوئی آؤٹر ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، باہر نہیں ہے۔ اور یہی ہے ہیومن نیچر، انسان اندر سے بیسٹ ہوتا ہے، جبکہ اسے لگتا ہے کہ نہیں دنیا بری ہے، جبکہ برا وہ خود ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے پاور اینڈ کرپشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیک جو کہ شروع میں پاورفل نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی اسے پاور ملتی ہے تو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اب وہ لیڈر ہے تو وہ اس چیز کا برا استعمال کرے گا، وہ اپنے لیڈر بننے پر رقص کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور سارے لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔
اور جب لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ لوگوں کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ مین تھیمز دیکھتے ہیں ہم اس ناول کے اندر۔ تو یہ ہے ناول لارڈ آف دا فلائز۔ ولیم گولڈنگ نے اس ناول کے ذریعے ایکچول میں ہیومن نیچر کو ایکسپلور کیا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ سویلائزیشن سے سیویجری کا سفر کرتا ہے، کس طرح سے وہ تہذیب یافتہ ہوتا ہے لیکن بعد میں وحشی بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ ناول۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔